नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। पॉलिटी जो हम लोग कर रहे थे उसका ये आखिरी वीडियो होगा। आज पॉलिटी में आपको एंड कर दूंगा, जिसमें मैं पंचायती राज और नगर पालिका अंतिम टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटी में हम लोगों ने शुरू कहाँ से किया था, तो एक्ट से शुरू किया था। संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि को सबसे पहले पढ़ा था और उसके बाद से संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कितने भाग हैं, क्या इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है उसका, वो सब पढ़ा है। फिर हमने मूल अधिकार पढ़ा, फिर मूल कर्तव्यों को पढ़ा है। उसके बाद से केंद्र सरकार की कार्यपालिका, उसके बाद न्यायपालिका, संवैधानिक बॉडीज़, और अब हम लोग पंचायती राज पढ़ रहे हैं। दरअसल में जो राज्य की न्यायपालिका होती है, राज्य का जो कार्यपालिका होता है, वो केंद्र की कार्यपालिका जैसा ही सारे के सारे काम करती है, बस उसमें आर्टिकल अलग हो जाते हैं, बाकी सब के सब काम वही होते हैं। तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, पहले के 9 वीडियो को भी। आपका बेसिक जो सवाल पूछा जाएगा, 10 सवाल अगर पॉलिटी में से आता है तो 7 से 8 यहीं से पूछे जाएंगे। बाकी बिहार पॉलिटी का सेक्शन जो है, बिहार स्पेशल, ये मैं आपको एक वीडियो में अलग से कंप्लीट करवाऊंगा। फिलहाल पॉलिटी के बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। और इकोनॉमिक्स के बेसिक टॉपिक फिर हम लोग इकोनॉमिक्स में बजट और सर्वे को भी पढ़ लेंगे। जैसे प्रीलिम एग्ज़ाम में सवाल जहाँ से पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक कम से कम प्रीटी से पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि प्रीलिम एग्ज़ाम आपका 10 सितंबर को है ना, तो 10 सितंबर से पहले जो भी आप टेस्ट लगाएं, जो भी एमसीक्यू लगाते हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, कोई भी स्रोत जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं या एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप उसको सही ढंग से रिवाइज़ नहीं करते हैं तो कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए स्रोत जहाँ से आपने वीडियो देखा है, कोई एक करंट अफेयर का वीडियो कहीं पर देखा और फिर आप भूल गए कि वो कहाँ पर था, तो ऐसी परिस्थिति ना बने, इसलिए उन वीडियोज़ को, उन टॉपिकों को, उन बुक को सहेज करके रखिएगा प्रीलियम तक, ताकि उसको रिवाइज भी कर सकें। नोट डाउन करके रखना है कहाँ से क्या देखा है, उसको बाद में रिवाइज भी करना है, बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पंचायती राज, उसके बाद नगर पालिका आ जाएगी। पंचायत कोई भारत में शासन प्रशासन में कोई नया चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। भारत में पंचायत और ग्रामीण व्यवस्था हमेशा से स्वायत्त रहे हैं। स्वायत्त का मतलब ग्राम अपने कानून के हिसाब से, अपने नियम कायदों के हिसाब से, उनकी अपनी इकोनॉमी होती थी, वो किसी पर निर्भर नहीं थे हमेशा से ही। आप ऋग्वैदिक काल के पश्चात जहाँ से जनपद पढ़ते हैं, वहाँ से पंचायत स्वतंत्र होने लग गए थे और हर शासन की प्राथमिक इकाई जो होती है, प्राइमरी स्तर पर जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है, वो पंचायत ही रही है, हमेशा से रही है, कोई आज का नहीं है। भारत के इतिहास में आप कोई भी काल को पढ़ेंगे, आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि प्रशासन की पहली इकाई पंचायत हुआ करती थी। ओके। और भारत के जो गाँव रहे हैं हमेशा से, वो कभी भी निर्भर नहीं रहे हैं शहरी व्यवस्था पर। आज के गांव ज़रूर निर्भर हैं, आज के गांव जो हैं वो 100% निर्भर होते हैं शहरों पर, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अब कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है। पहले जो आप जातियां पढ़ते हैं, आपने हमेशा जाति डिमेरिट ही पढ़े होंगे, क्योंकि भारत में इतिहास एक पक्ष का ही लिखा जाता है। जातियां जो होती थी, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमेशा ही सुदृढ़ बना करके रखती थी, जिससे ये होता था कि गांव हमेशा आत्मनिर्भर होते थे। जैसे कोई सोनार है, सोनार आपने सुना है, जैसे कोई तेली है, जैसे कोई कारीगरी का काम करता है, तो ये सब जो हैं ये अर्थव्यवस्था के अलग अलग घटक हैं, जो अलग अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कास्ट सिस्टम अच्छा है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ आपको उनको समझिएगा। और ये सब के सब ग्रामीण व्यवस्था के भाग हुआ करते थे, इसलिए गांव से हमेशा निर्माण होकर के, प्रोडक्शन होकर के सामान शहरों में पहुंचता था। वर्तमान में क्या है, शहर से कोई भी वस्तु का उत्पादन होकर के गांव तक पहुंचता है। तो जिस प्रकार से भारत में अंग्रेजी शासन को स्थापित किया गया, ये उत्तर मुगल तक ग्रामीण हमारे बिल्कुल समृद्ध हुआ करते थे। ग्रामीण क्षेत्र, उसमें कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए होता था, इसलिए ग्रामीण भागों में भी अकाल जल्दी नहीं पड़ता था, भूखमरी की कंडीशन नहीं बनती थी, क्योंकि गांव हर दृष्टिकोण से समृद्ध हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजी राज में हुआ क्या, इन सभी जातियों के काम छीन लिए गए और मशीनों को सौंप दिया गया। मशीनीकरण आने से ये सारी की सारी जो अलग अलग कास्ट के लोग थे, जो अलग अलग कामों में इन्वॉल्व थे पुश्तैनी रूप से, और उनको उसमें महारत हासिल हो गई थी,
वो काम उनका छीन करके मशीन को दे दिया गया या कंपनी को दे दिया गया, किसी एक यूनिट को दे दिया गया। उस यूनिट में फिर सभी प्रकार के लोग शामिल होंगे, सभी कास्ट के लोग अब सोना का काम कर सकते हैं, सभी कास्ट के लोग अब कारीगरी का काम कर सकते हैं। इससे जो पारंपरिक ढांचा था समाज का, इकोनॉमिक ढांचा जो था वो टूट गया, बिखर गया। इसलिए भारत में जब गांधी जी आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या नारा दिया था कि भाई ग्रामीण स्तर पर हमें अर्थव्यवस्था को जीवित करना चाहिए, क्योंकि पंचायत अगर हमारे सही होंगे, कुटीर उद्योग अब उद्योग धंधे जाति बेस्ड नहीं हो सकते हैं। तो कुटीर उद्योग यानी कि छोटे छोटे उद्योग जो पहले गांव में किसी कास्ट बेस्ड हुआ करते थे, अब ग्रुप बेस्ड होंगे। छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। कहाँ पर? तो स्मॉल टाउन में, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, छोटे छोटे शहरों में, जिससे लोगों को अपने गांव से निकल करके बड़े बड़े महानगरों में न जाना पड़े, दूर शहरों में न जाना पड़े, और गांव हमेशा समृद्ध बना हुआ रहे। इससे लोगों के हाथों में काम आए। मशीनीकरण का वो इसीलिए विरोध करते थे कि मशीनीकरण से इन लोगों के काम छीन गए हैं। अब इनके काम कैसे वापस आएंगे जब मशीनों की जगह पर इंसानों को हम काम में लगाएंगे, या तो सीमित स्तर पर मशीनों का हम उपयोग करेंगे। ये है कुटीर उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार। जो गांधीयन कॉन्सेप्ट है वो यही है। क्यों है उसका कारण भी मैंने आपको समझा दिया। वहीं जो अंबेडकर थॉट है, अंबेडकर जो विचारक हैं, वो क्या बोलते हैं कि गांव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, गांव को ख़त्म कर देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का यही मानना है। वो हमेशा ही शहरी व्यवस्था के समर्थक रहे हैं, जबकि जो गांधी जी थे वो ग्रामीण व्यवस्था के समर्थक रहे हैं। गांधी जी क्यों समर्थक रहे उसका कारण मैंने आपको बताया। और अंबेडकर जी क्यों विरोधी रहे हैं, तो एक ही कारण है, वो है जाति। कि गांव में जाति आधार पर बहुत ज़्यादा विभेद होता है, शहरों में ये जातिगत विभेद नहीं होता है या कम होता है। इस कारण से उन्होंने हमेशा ही शहरी मॉडल को प्राथमिकता दी और उन्होंने उसकी प्रशंसा की, और ग्रामीण मॉडल के हमेशा ही उन्होंने नकारा। उनको बोला कि ग्रामीण मॉडल भारत में होना ही नहीं चाहिए। तो ये समझ में आज आपको आया होगा, बहुत सारे बच्चों को आज पता चला होगा। अब पंचायतों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पंचायतों की स्थापना दरअसल भारत में काफ़ी पहले की गई, लेकिन उनको संवैधानिक दर्जा जो है वो 73rd संशोधन के द्वारा 1991 ईस्वी में जब नरसिंह राव जी की सरकार थी उस समय प्रदान किया गया है। भारत में पंचायती राज की जड़ें प्राचीन काल से है, लेकिन आज़ादी के बाद इसे संवैधानिक दर्जा देकर मजबूत किया गया है। पंचायत प्राचीन काल में, वैदिक काल में ग्राम सभाएं, समितियां स्थानीय शासन का आधार हुआ करती थी। ग्रामिणी ग्राम का नेता होता था, गांव के प्रशासन का नेतृत्व यही संभालता था। और वैदिक काल में प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होती थी? सबसे पहली इकाई प्रशासन कहाँ से शुरू होता था? तो परिवार को माना जाता था सबसे पहली इकाई। आज आप वार्ड के मान सकते हैं, वार्ड जो मेंबर बनते हैं, वार्ड से गांव, गांव से पंचायत, पंचायत से ब्लॉक, ब्लॉक से फिर सदर बनता है, उसके बाद फिर जिला का निर्माण होता है, सब डिवीज़न भी जिसको बोलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट का निर्माण होता है। मौर्य और गुप्तों के पीरियड में ग्राम पंचायतें स्थानीय स्तर पर कर संग्रह, विवाद समाधान, सामुदायिक कार्यों का प्रबंधन करती। मध्यकाल में भी ग्रामीण व्यवस्था बना हुआ ही रहा। भले शासक दिल्ली में कोई आए, दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी आए या फिर अकबर महान आ जाए, कोई भी आए, लेकिन गांव जो है वो ऐसे के वैसे ही बने रहे, उसमें परिवर्तन कुछ भी नहीं आया है। मुगल और अन्य शासकों काल में पंचायतों की स्वायत्तता कम हुई, लेकिन ग्राम स्तर पर सामाजिक और धार्मिक मामलों में उनकी भूमिका बनी रही, कुछ खास परिवर्तित नहीं हुआ है। ब्रिटिश शासन ने पंचायतों की शक्ति कमजोर किया और जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। हालांकि कुछ क्षेत्रों में पंचायतें सामाजिक व्यवस्थाएं बनाए रखने में सक्रिय रही, और यही वो समय है जब उन्होंने पंचायतों का स्तर तक को हिलाया। वो कौन थे? वो ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने पंचायती राज को ख़त्म कर दिया, जो भारत में चला आ रहा था, जिसको बाद में शुरू किया गया। अब तो पंचायत हमारे दरअसल में बहुत कम काम करते हैं, और स्वायत्तता तो उनको बिल्कुल भी हासिल नहीं है, किसी भी स्तर से नहीं, और आत्मनिर्भर तो हैं ही नहीं हमारे कोई भी पंचायत, क्योंकि सारे पंचायत के लोग बाहर किसी शहर में काम कर रहे होते हैं। 1950 के दशक में शुरुआत, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की गई। 1957 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत के लिए समिति बनाई गई। यह समिति पंचायती राज की नींव रखने वाली पहली समिति थी। 3 स्तरों की पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति जिसको ब्लॉक स्तर पर कहा जाता है, और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना के लिए रिकमेंड किया इन्होंने। और गांधी जी का जन्म हुआ था दरअसल में 1869 में। इसके 100 वर्षों के बाद इसके 90 वर्षों के बाद 1959 में 2 अक्टूबर को पहली पंचायत की स्थापना की जाती है। और 1869 में इनका जन्म हुआ है। इससे 500 साल पहले जाएंगे 1469 तो गुरु नानक का जन्म होता है। ये भी याद में रखिएगा, ऐसे ही बता दिया है मैंने ताकि आप याद रखें, आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं आप। 1869 में गांधी जी का जन्म है और 1469 में किनका जन्म है, तो आपका गुरु नानक जी का जन्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति 1977 बनाया गया। 2 स्तरीय पंचायती राज, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए इन्होंने रिकमेंड किया था। जीवीके राव समिति 1985 में बनाया गया है। जिला परिषद को ग्रामीण विकास का केंद्र बिंदु बनाने की इसने सिफारिश की। नियमित चुनाव और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने पर इन्होंने बल दिया है। ये याद जरूर रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहला है और LM सिंघवी समिति जो है 1986 इसको सबसे आखिरी समिति पंचायती राज स्थापित होने से ठीक पहले तक मानी जाती है। उसके बाद से LM सिंघवी समिति 1986 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। इन्होंने महिलाओं और वंचित वर्ग जो दलित वर्ग की भागीदारी को बढ़ाने के लिए इन्होंने जोर दिया। इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जातीयत व्यवस्थाएं हैं बहुत ज़्यादा गहरी हैं, तो हमें जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से दलित वंचित कुंचित लोग हैं उनको हमें आगे लाना पड़ेगा, तभी जाके हम सशक्त गाँवों का निर्माण कर पाएंगे। इसके पश्चात से 73rd संशोधन होता है 1992 में, और भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी जो इस संशोधन को करवाते हैं, उनके समय बहुत सारे काम हुए। भारत के सबसे अंडररेटेड कोई प्राइम मिनिस्टर हुए हैं तो वो हैं PV नरसिम्हा राव जी। बहुत सारे काम किए उन्होंने, कश्मीर से लेकर इजराइल तक। इजराइल के साथ औपचारिक संबंधों की शुरुआत इसी समय हुई है। लुकिस्ट नीति की शुरुआत इसी समय हुई है। आर्थिक रूप से हम इसी समय में हमने LPG नीति को अपनाया है ना। इतने बड़े बड़े संशोधन इसी समय में हुए हैं, लेकिन उनको उतना श्रेय नहीं दिया जाता है। तो 1992 में भारत के संविधान में 73rd संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी। क्या इससे पहले पंचायत नहीं थे? इससे पहले भी थे, संविधान में उनके बारे में नहीं लिखा गया था। यह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने का ऐतिहासिक कदम था, ऐतिहासिक कदम माना जाता है। उसके पश्चात सभी राज्यों में अलग अलग स्तरों की, कहीं पर 3 स्तरीय पंचायत है, कहीं पर 4 स्तरीय पंचायत है, पंचायतों का गठन किया गया है। अगर प्राचीन भारत में देखेंगे तो चोल जो थे, चोल साम्राज्य, 2 चोल हुए हैं गुरु। एक अशोक के समय में भी चोल चेर पांड्य हुआ करते थे। चोल चेर और पांड्य, ईसा पूर्व में पांड्य राजवंश जो थे ये उस समय में भी हुआ करते थे। और एक चोल चेर पांड्य आपको कब दिखेंगे, तो ये आपको दिखेंगे 1000 ईस्वी के आसपास में, ठीक है। तो 2 चोल हुए हैं, लेकिन दोनों चोलों में सबसे प्राचीन वाले जो चोल हैं उनके उत्तर मेरूर अभिलेखों में आपको दिखेंगे कि भाई चोल साम्राज्य, दोनों में ही उत्तर मेरूर अभिलेख के बारे में चर्चा की जाती है। उसमें चोलों के प्रशासन के बारे में जो बताया गया है उसमें हमें ये पता चलता है कि सबसे अच्छा सुदृढ़ ग्रामीण प्रणाली कहीं पर मौजूद थी, पंचायती राज कहीं पर मौजूद था तो चोलों में ही मौजूद था। आज तक केवल आपने ये रटा होगा, पढ़ के आगे बढ़ गए होंगे, समझे नहीं होंगे कि उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये होता था कि चोलों के समय में ये भी तय किया गया था कि पंचायत का इलेक्शन जो लड़ेगा उसकी पृष्ठभूमि क्या होगी, उसके पास कितना ज़मीन होना चाहिए, कितने वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, उसके पूरे परिवार में और उसके बिलोंगिंग्स के परिवार में, जो उसके परिवार के सदस्य हैं उसके भी किसी परिवार में कोई भी मेंबर आज तक झूठ, चोरी, हिंसा या भ्रष्टाचार में पकड़ा ना गया हो। और एक ही बार वो बन सकता है, दोबारा बन भी नहीं सकता है। और जब वो बनेगा और जब वो हटेगा, इस बीच में अगर उसने कोई ऐसा काम किया तो उसको बीच में भी टर्मिनेट किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण चोलों ने बहुत शताब्दी पहले ही कर लिया था। इसीलिए चोलों के पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको सबसे बेहतर पंचायती राज प्रणाली मानी जाती है ग्रामीण स्वशासन के दृष्टिकोण से। चोल जो थे वो हर चीज़ पर कर लगाते थे। तार के पेड़ से तारी उतारने के लिए जिस सीढ़ी का उपयोग होगा उस सीढ़ी पर भी कर लगाते थे चोल लोग। कैसे लगा पाते थे, तो यही सुदृढ़ ग्रामीण व्यवस्था का आधार पर इस सीढ़ी पर भी कर लगाते थे वो। इसीलिए चोल को बड़ा ही स्वर्णिम माना जाता है। उनके शासन व्यवस्था को भाग 9
अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक में भाग 9 के बारे में बीपीएससी ने प्रीलिम एग्जाम में पूछा हुआ है। भाग 9 में पंचायतों की चर्चा है और भाग 9 के ए में नगर पालिकाओं की चर्चा की। सबसे पहला क्या है तो 243 से परिभाषा की बात की गई है। भाग 9 के ए में नगर पालिका की बात की गई है। उत्तर मेरूर अभिलेख जो है लगभग में 1000 ईसा पूर्व है, 1000 ईस्वी पुराना है। परांतक प्रथम ये चोल शासक हुआ है, इसके समय का माना जाता है उत्तर मेरूर अभिलेख को। जरूर याद में रखिएगा, चोलों के बारे में पढ़कर जाइएगा, बहुत बार सवाल पूछता है। चोल विजयनगर साम्राज्य, अगर इनसे सवाल पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, विजयनगर और चोल। और बाकी मौर्य तो एक गारंटी सवाल होता है, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, मौर्य और गुप्त से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। बौद्ध जैन आपके फिक्स हो गए थे, कुछ ऐसे ही फिक्स वाले टॉपिक हैं, उसको जरूर पढ़िएगा। 243 से ग्राम सभा गठन और उसके अधिकार, बंधुओं भाइयों बहनों इसको जरूर याद कर लेना। बीपीएससी को सबसे ज़्यादा सवाल यहीं पर दिखता है। पंचायती राज के जो आर्टिकल हैं इतनी बार उन्होंने पूछा है कि क्या ही बोलना। 243(b) सभी राज्यों में 3 स्तरों का पंचायतों का गठन होगा। पंचायतों का संरचना 243(c) में बताया गया है। 243(d) में आरक्षण की बात की गई है। 243(c) में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पंचायत चुनाव अयोग्यता का आधार 243(f) में है, कृपया इनको याद ना रखें, आरक्षण को याद रख लें। संरचना कितने का स्तर का होगा इसको याद रख लें आर्टिकल में। 243(g) पंचायतों को अधिकार शक्तियाँ दी गई हैं। इसी प्रकार से 243(m)(n)(o) तक में आर्टिकल आता है, जिससे पंचायती चुनाव संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप सीमित होगा। ये सबसे अंतिम आर्टिकल होता है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पंचायतों का इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग के होते हैं। राज्य चुनाव आयोग जो है इसका काम होता है पंचायतों का इलेक्शन करवाना। पंचायतों और केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में पंचायत या लोकल बॉडीज और राज्य सरकार के बीच में वित्त के आवंटन को लेकर राज्य वित्त आयोग भी बनाए जाते हैं। पंचायतें और राज्य सरकार के बीच में फाइनेंस में वित्त को लेकर, करों को लेकर के किस प्रकार से बंटवारा होगा इसको लेकर स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, जो एक संवैधानिक बॉडी है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये याद में रखिएगा, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी, बीपीएससी भी पूछेगा इस बार। आपको कैसे पता, बस बोल दिया है मैंने। 11वीं अनुसूची, इनमें 29 विषय शामिल हैं। ये भी पूछा गया है बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम में कि कितने विषय शामिल हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की चर्चा की गई है, जिनके लिए पंचायत जिम्मेदार हैं, जैसे कृषि, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कें, गरीबी उन्मूलन, महिला और बाल विकास। इन सभी के लिए पंचायतों को शक्तियाँ दी गई हैं, पंचायतों को भी शक्तियाँ दी गई हैं। याद रहेगा, इतनी सारी शक्तियाँ दी गई हैं पंचायतों को। पंचायत काम करने लग जाए तो मुखिया जी का दुतल्ला घर कैसे बनेगा। चलिए अगला देखिए क्या है। पंचायती राज की संरचना व कार्य। ग्राम पंचायत एक या अधिक गाँव को मिलाकर बनाई जाती है। इसमें एक सरपंच और कई पंच होते हैं जो ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम सभा सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यह नीतियां तय करती और जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। गांव के जितने भी 18 वर्ष से ज़्यादा के लोग होते हैं, बालिग जो लोग होते हैं, वो सब के सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और यही जो हैं वो ग्राम सभा में ही नीतियां तय की जाती हैं। कार्य: स्वच्छता, पेयजल, बुनियादी सुविधाओं का प्रबंधन, ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, विवाद समाधान, कर संग्रह और बजट प्रबंधन का काम मुख्य रूप से किया जाता है। पंचायत समिति ब्लॉक या तालुका स्तर पर कार्य करती है। इनमें ग्राम पंचायतों के सरपंच और कुछ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करना, ब्लॉक स्तर की योजनाओं का कार्यान्वयन करना, ये सब इनका काम होता है। इसी प्रकार से जिला स्तर पर जिला परिषद का निर्माण किया जाता है। इसे पंचायत समिति का अध्यक्ष, निर्वाचित और नामांकित सदस्य भी शामिल होते हैं। एक अध्यक्ष चुना जाता है। जिले के स्तर पर समग्र विकास योजना की निगरानी करना, ये सब इनके काम होते हैं।
अब इसमें बिहार स्पेशल की चीज़ें ऐड होंगी जो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा। वहाँ से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे बिहार पंचायतों की संख्या कितनी है, बिहार में कितने स्तर के पंचायत होते हैं, बिहार में पंचायतों को कौन कौन सी शक्तियाँ अधिक दी गई हैं, क्योंकि पंचायतों को शक्तियों में राज्य सरकारों के द्वारा बढ़ाया घटाया जा सकता है। कई सारे राज्य सरकारें पंचायतों को अधिक शक्तियाँ देती हैं, कई सारे पंचायतों को कम शक्तियाँ भी देती हैं। तो ये राज्य स्तर पर तय होता है, जिसको हम लोग बिहार स्पेशल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। पंचायती राज के प्रमुख कार्य 11वीं अनुसूची के आधार पर ये दिए गए हैं, इसको जरूर ध्यान में रखें। इसमें से बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था, इसमें से नहीं पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था यही कि बिहार राज्य की सरकार ने पंचायतों को कौन कौन सी शक्तियाँ दी हुई हैं, उसके आधार पर सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो है नगर पालिका। नगर की पालिका नगर पालिका कहलाती है। नगर का पंचायत इसको कहते हैं। जैसे देश का पंचायत संसद है, राज्य का पंचायत कौन सा है, तो भाई विधानसभा है, और गांव का पंचायत पंचायत है। उसी प्रकार से नगर का पंचायत नगर पालिका कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नगर पालिका भारत में शहरी स्थानीय शासन की प्रणाली है और काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं अगर ये चाहें तो, भले ही करते नहीं है वो अलग चीज़ है। शहरों और कस्बों में प्रशासन, बुनियादी सुविधाओं, अब किसकी याद आपको आनी चाहिए, तो इंडिका की याद आनी चाहिए आपको। इंडिका में मेगास्थनीज वर्णन करता है कि मौर्य शासन में ग्रामीण नगर पालिका जो है, नगर जो हैं वो 5 समितियों के द्वारा चलाए जाते हैं। पांचों समिति में 6-6 मेंबर होते हैं। टोटल 30 लोगों के द्वारा नगर के संचालन किए जाते हैं। नगर का संचालन 30 लोगों के द्वारा मिल करके किया जाता है। 5 अलग अलग समितियां हैं, 6-6 सभी में मेंबर हैं। ये आपको याद आ जाना चाहिए कि भाई नगर पालिका की जैसे ही बात हुई तो क्या नगर प्रशासन रहा है भारत में? बिल्कुल रहा है। मौर्यों के समय में इसका उदाहरण हमें मेगास्थनीज की इंडिका किताब से मिलता है। आज़ादी के बाद भारत ने 74 संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। वैदिक और मौर्य प्राचीन भारत में शहरी प्रशासन के नगर सभाएं नियुक्त अधिकारी कार्य करते थे। मौर्य काल में नगर प्रशासन संगठित था, जैसा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी वर्णित है और मेगास्थनीज के इंडिका में भी वर्णित किया गया है कि भारत में नगरों के प्रशासन के लिए व्यवस्थाएं मौजूद थी। ये तो पता होगा, अब तो पता चल गया। गुप्त और मध्यकाल में शहरों में स्थानीय समितियां कर संग्रह करती थी, स्वच्छता का ध्यान रखती थी, सुरक्षा जैसे कार्य करती थी। मध्यकाल में मुगल शासन के तहत कोतवाल शहरी प्रशासन का प्रमुख होता था। कोतवाल तो सुना होगा आपने। ब्रिटिश शासन ने आधुनिक नगरपालिका व्यवस्था की नींव रखी। 1687 मद्रास वर्तमान चेन्नई में पहली नगरपालिका स्थापित की गई। ये सवाल कितने ही बार पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव पारित किया। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और स्थानीय स्वशासन का जनक हम लॉर्ड रिपन को कहते हैं। अब आज़ादी के बाद क्या हुआ भी? आज़ादी के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शहरी स्थानीय निकाय को मजबूत बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। कमेटियों की भूमिका, जाकिर हुसैन समिति 1963, बहुत सारे हमारे प्यारे भाइयों बहनों ने पहली बार इसका जीवन में नाम सुना होगा। बलवंत राय मेहता समिति को रट रट के तो सब खत्म कर दिया होगा, इसका नाम पहली बार सुना होगा। शहरी स्थानीय निकाय को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां देने की सिफारिश जाकिर हुसैन समिति 1963 में की गई थी। ग्रामीण शहरी संबंध समिति 1966 में बनाया गया। ये जो टॉपिक होते हैं ना, ये समितियां हैं ना, करंट का नहीं है, स्टैटिक की सबसे इंपॉर्टेंट समितियों में से एक होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि भारत में इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जी ने जो शक्तियों का दुरुपयोग किया था उसकी जांच पड़ताल के लिए कौन सी समिति बनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जितना इंपॉर्टेंट क्रिप्स मिशन है उतना ही इंपॉर्टेंट वो समिति भी है। प्रीलिम एग्जाम है आपका 10 सितंबर को। जरा बताइए मुझे सर्च करके कौन सी समिति बनी थी आपातकाल की जांच पड़ताल के लिए। आपातकाल में पढ़ा चुका हूँ, समिति नहीं पढ़ाई है मैंने वो। ग्रामीण और शहरी निकाय के बीच समन्वय पर जोर दिया गया। 74 संविधान संशोधन 1992, इस अधिनियम नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और शहरी स्थानीय शासन को मजबूत किया। इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप MCQ प्रैक्टिस भी करें घटना चक्र से या अलग अलग स्रोतों से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो लेक्चर में नहीं शामिल कर सकते हो आप हर चीज़ को।
तो उसको आप बाद में प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ से क्लियर हो जाता है आपका। 74वां संविधान संशोधन 1992 किया गया। 1992 में भारत के संविधान 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसे शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। यह शहरी स्वशासन को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कदम था। क्या शहरी शासन की शुरुआत 1992 में हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई थी। चेन्नई में पहली नगर पालिका स्थापित तो रिपन के समय में ही हो गई थी। इसको संवैधानिक दर्जा हमने 92 ईस्वी में दिया है। भाग 9 के ए में अनुच्छेद 243 से 243 जी तक संविधान में भाग 9 ए जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। 243 में 243 में परिभाषा दी गई है। 3 प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों का गठन किया जाएगा: नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका। बड़े शहरों महानगरों के लिए महानगर पालिका बनाए जाते हैं, जैसे मुंबई के लिए, कोलकाता के लिए, लखनऊ के लिए, इस प्रकार के बड़े बड़े शहरों के लिए बनाए जाते हैं। 243 आर नगर पालिका की संरचना और निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान। 243 एस वार्ड समिति गठन और उनकी भूमिका। 243 टी में आरक्षण से जुड़े हुए प्रावधान है। इसको जरूर ही याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। 243 यू में नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष और समय पर चुनाव ये बताया गया है। इसी प्रकार से बहुत सारी शक्तियाँ यहाँ पर लिख करके दी गई हैं। कोशिश कीजिएगा कि याद करें, 2-4 10 तो जरूर ही याद कर लें, कम से कम 4-5 भी याद कर लेंगे तो एलिमिनेट कर लेंगे आप आसानी से। 12वीं अनुसूची में इसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं, जिसके लिए नगर पालिकाएँ जिम्मेदार हैं, जैसे शहरी नियोजन, शहर की सड़कें, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, अग्निशमन और शमशान ये भी नगर पालिका का ही भाग होता है। ये भी याद रखिएगा, शमशान वगैरह जो होते हैं ये भी नगर पालिका के भाग होते हैं। अग्निशमन ये सब के सब नगर पालिका के भाग होते हैं। संरचना जरा देख लेते हैं। नगर पालिका ग्रामीण से शहरी क्षेत्र परिवर्तन वाले क्षेत्रों के लिए निर्वाचित सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, चेयरपर्सन। बुनियादी सुविधाओं का विकास करना इसका काम होता है। नगर पालिका परिषद छोटे और मध्यम शहरों के लिए वार्डों से चुने गए पार्षद, एक अध्यक्ष, कुछ नामांकित सदस्य शामिल होते हैं और कई सारे कार्य ये करते हैं। महानगर पालिका बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के लिए मेयर होते हैं, इनके महापौर, पार्षद व आयुक्त प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। आईएएस काम करते हैं ये आईएएस, ये आयुक्त वगैरह जो होते हैं ये आईएएस की पद होती है ना। बीपीएससी में भी एक पद होता है जो नगर पालिकाओं में आपको काम मिलता है शहरी क्षेत्र के काम के लिए, ठीक है। वार्ड समितियां और विशेषज्ञ समितियां भी इनमें होती हैं। शहरी नियोजन, बड़े पैमाने पर स्वच्छता, अग्निशमन सेवाएं, महानगर योजना समिति के माध्यम से दीर्घकालिक रूप से क्या क्या करना है ये सब काम संभाला जाता है। ये रहे 12वीं सूची के आधार पर इनके 18 कार्य। कम से कम 5-7 तो जरूर याद में रखिएगा जो इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम एग्जाम में कि निम्न से कौन कौन से कार्य नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। तो ये 18 कार्य हैं जो इनके लिए वर्णन किया गया है। जैसे टीकाकरण इम्पोर्टेंट हो गया, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कल्चरल केंद्र हो गया, उसके अलावा पशु घर और वेधशालाएँ हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गया, वृद्धाश्रम, अनाथालय, कल्याणकारी योजनाएँ हो गया, कब्रिस्तान और शमशान हो गया। ये सारे के सारे इनके कार्य होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। चुनौतियाँ क्या ही पढ़ना, तो मैंने आपको नगर पालिका और पंचायत के बारे में डिटेल में समझा दिया है। अब इसके जुड़े हुए एमसीक्यू भी आपको दे दूंगा, पॉलिटी के अपने स्तर से मैं कंप्लीट कर दूंगा। हाँ, लेकिन घटना चक्र के एमसीक्यू में बहुत सारे पॉलिटी करवाऊंगा आपके लिए, और उसके साथ में जो इकोनॉमिक्स है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसको भी हम लोग जल्दी शुरू कर लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री तो कल से आपका रेगुलर हो जाएगा, अगले 10 से 11 वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।